शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में उद्धव गुट ने कहा है कि बागी विधायक असली शिवसेना का दावा नहीं कर सकते हैं। उधर शिंदे गुट का कहना है कि दल बदल लागू नहीं होता है क्योंकि किसी विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी है। तो दोनों तरफ से जिरा जारी है। कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे अपनी अपनी पॉइंट्स पेश कर रहे हैं। साल्वे का यह कहना है इस केस में दल बदल कानून लागू ही नहीं होता है क्योंकि अभी भी वो दल से ही जुड़े हुए हैं, अलग पार्टी नहीं बनाई गई है, किसी विधायक ने दल नहीं छोड़ा है। हरीश साल्वे ने यह जिरह में कहा है साफ तौर पर शिंदे शिवसेना पर दावा नहीं कर सकते हैं। ये सिब्बल की ओर से कहा जा रहा है कि पार्टी उनकी नहीं है, इसलिए शिवसेना पर उनका दावा नहीं है। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में इस बीच सुनवाई लगातार चल रही है। दोनों ओर से यानी कि शिंदे गुट से याचिका दायर की गई थी और साथ ही शिवसेना की ओर से याचिका। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक की जिरह में क्या कुछ सामने आया है, क्या डिटेल्स? अभी तक के जिरह में तो नेहा सिर्फ तीनों पक्षकार अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन कोर्ट के रुख से लग रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट दो तरह की चीजें कर सकता है। या तो हाई कोर्ट इस मामले को भेज सकता है या फिर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा है कि अब तक चाहे राबिया नाबेन मामला हो नॉर्थ ईस्ट का या फिर कर्नाटक मामला हो, हमने इसमें स्पीकर को ही ये कहा है कि तय करने को। हो सकता है कि पूरे मामले को स्पीकर को ही तय करने को दिया जाए। अगर स्पीकर को तय करने को देते हैं तो उसमें फिर शिंदे गुट की बल्ले बल्ले हो सकती है। शिंदे गुट की तरफ से साफ कहा गया कि हमने कोई रिवोल्ट नहीं किया, हमने कोई इंट्रा पार्टी मतभेद थे, यानी पार्टी के अंदरूनी मतभेद थे। हमारे जो विधायक हमारे साथ हैं वो लोग ये चाहते थे कि नेतृत्व परिवर्तन हो, नेतृत्व में बदलाव हो। नेतृत्व में बदलाव की मांग करना किसी तरह से कोई किसी भी एंगल से पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। इस पर ठाकरे गुट का ये कहना था कि ये गुवाहाटी में बैठे थे, गुवाहाटी में बैठकर ये पार्टी की लाइन तय कर रहे थे और वहां बैठे बैठे इन्होंने कह दिया कि हम असली शिवसेना हम हैं और ये सारे लोग नकली हैं। 2/3 लोग इनके पास थे, तो इन्हें या तो पार्टी बनानी थी या किसी पार्टी में विलय करना था। इन्होंने वो दोनों चीजें ही नहीं की हैं, पार्टी में विलय भी नहीं किया, नई पार्टी भी नहीं बनाई। तो ये कुल मिलाकर ये चीजें ये बताती हैं कि ये लोग पार्टी में नहीं थे, ना ये पार्टी के आधिकारिक मीटिंग में शामिल हुए। इस पर दूसरे पक्षकार यानी शिंदे गुट का ये कहना था कि असली पार्टी हमारी है क्योंकि 2/3 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची में जो दल बदल निरोधक व्यवस्थाएं की गई हैं और जो कानून है उस पर सारी बातचीत हो रही है। और हो सकता है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, क्योंकि अभी मैं अंदर से निकला तो यही बातें चल रही थी, राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें रख रहे थे, तो ऐसे में हो सकता है कि या तो हाई कोर्ट को यह मामला भेजा जाए या फिर स्पीकर से इस मामले में तय करने की बात की जाए। आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट मामला क्यों ट्रांसफर किया जा सकता है संजय? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इसमें पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सबसे पहले यहां कौन आया और क्यों आया। तो इस पर शिंदे गुट के विधायकों ने कहा कि हम आए, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए क्योंकि हमारी सुरक्षा को खतरा था। यह हमारे फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार, हमारी संपत्तियों को खतरा था, इसलिए हम वहां नहीं बैठे रह सकते थे, इसलिए हम गुवाहाटी गए। हमारी सुरक्षा, हम सुरक्षा की मांग को लेकर यहां सुप्रीम कोर्ट आए थे। बाकी का रायता तो बाद में फैला है। तो ऐसे में अब ये सुरक्षा का मामला यहां तय हो चुका है, तो क्या जो संवैधानिक मुद्दा है, जो वैधानिक मुद्दा है, क्या पहले उस पर हाई कोर्ट अपनी राय रखे, हाई कोर्ट में मामला सुनवाई को जाए और फिर वहां से जो संतुष्ट ग्रुप हो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, ये देखने वाली बात होगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आपस में मंथन करेगा। सारे लोगों ने अपनी अपनी दलीलें दे दी हैं, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि बंगाल से आ रही है, जहां गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को आज ईडी की कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं दूसरी ओर दोनों के फार्म हाउस पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। शांति निकेतन के पास ये फार्म हाउस स्थित है, जहां पर पार्थ और अर्पिता की साझा जायदाद मौजूद है। इनके नाम से ये बना है फार्म हाउस। अभी तक ईडी अर्पिता की 18 जायदाद का पता लगा चुकी है। आज ही पार्थ की कस्टडी खत्म हो रही है और कोर्ट में पेशी भी
ईडी घोटालों को लेकर पार्थ चैटर्जी से कुछ और सवाल भी किए जा सकते हैं। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी सब तमाम जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए जाहिर तौर पर अगर कस्टडी खत्म हो रही है तो और कस्टडी की मांग की जाएगी, क्योंकि मामला काफी लंबा चौड़ा है और सवाल यहां पर किए जाएंगे। सिर्फ संपत्ति नोटों के लिहाज से नहीं, जिस तरीके की जमीनी जायदाद भी सामने आ रही है अर्पिता और पार्थ की, उसको लेकर भी सवाल किए जाएंगे। जी बिल्कुल नेहा, ईडी की तरफ से जो हमें मालूम चल रहा है ईडी सूत्रों से कि अभी भी और पूछताछ उन्हें करनी है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो ऐसे में आज जो कोर्ट में पेशी होनी है वहां पर ईडी और रिमांड की मांग करेगी, अर्पिता के लिए भी और पार्थ चटर्जी के लिए भी। हालांकि फिलहाल उन्हें मेडिकल जो रूटीन मेडिकल चेकअप होता है वहां ले जाया गया है, वहां से थोड़ी देर में ही निकल के ये लोग कोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो कोर्ट में और अगले 2 घंटे के भीतर सुनवाई शुरू होगी। उस दौरान ईडी और रिमांड की मांग करेगी। साथ ही इन दिनों में पिछले 10 दिनों में पूछताछ जो हुई है, जिसमें जो दस्तावेज मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, वो एविडेंस भी पेश किया जाएगा आज। नेहा, इसके साथ ही अनुपम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक दोनों इनकार कर रहे हैं कि ये संपत्ति हमारी नहीं है। एक दूसरे पर भी मढ़ा जा रहा है कि ये पार्थ की है, अर्पिता ये कह रही है, पार्थ ये कह रहे हैं कि ये अर्पिता का है, और दोनों कई चीजों के लिए कह रहे हैं कि हमारी है ही नहीं। ऐसे में जो तमाम दस्तावेज हैं उनको सबूत के तौर पर अब ईडी इकट्ठा शुरू कर चुकी है। आने वाले वक्त में और कई ऐसी रेड्स कलकत्ता में। जी देखिए नेहा, अभी तक कई ऐसी साझा संपत्तियों का पता चल चुका है जिनकी दलीलें भी ईडी के पास हैं, और हमारे पास भी वो दलीलें हैं। खासतौर पर जहां पर आज बीरभूम में ईडी ने रेड की है, अपा नाम है जिस घर का, जो अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी दोनों ने एक साथ मिलकर खरीदी थी, और उसके दस्तावेज भी हमारे पास हैं। तो ऐसे में दस्तावेजों को आधार बनाकर ही पूरा मामला बनाया जा रहा है ईडी की ओर से, और ये सभी दस्तावेज कोर्ट में भी पेश किए जाएंगे, क्योंकि पहली बार जब कोर्ट में पेश किया गया था तब तक ये दलीलें सामने नहीं आई थी। कोर्ट ने जब रिमांड दिया उसके बाद जो पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद ये सारी दलीलें सामने आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 4 फ्लैट अर्पिता के मिले हैं, इसके अलावा कई सारी कंपनीज के दफ्तर हैं उनके पास। तो ये सभी जो दस्तावेज हैं आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे और बताया जाएगा कि कितनी संपत्तियां फिलहाल दोनों के पास हैं। नेहा, लेकिन बड़ा सवाल अनुपम यहाँ पर यह भी है कि आपस में दोनों सहयोगी हैं। अर्पिता कई चीजों में पार्थ का सहयोग, प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, उनका नाम उसमें शामिल करने में, कई बोगस कंपनीज भी होंगी, कई ऐसी कंपनीज होंगी जो अर्पिता या फिर उनके परिवार वालों के नाम पर होगी। तो एक बड़ा ये नेटवर्क है, इसमें जांच में समय लग सकता है, रेड करने में समय लग सकता है। ऐसे में अब ईडी कितनी और ज्यादा कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्या खबरें आ रही हैं? जी देखिए, पहली बात आपको बताऊं कि पार्थ चटर्जी जो हैं वो पूछताछ में अभी तक बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो कैश बरामद हुआ है, अर्पिता ने तो हालांकि कहा है कि ये कैश मेरा नहीं है, पार्थ चटर्जी का है, और इतना सारा कैश रखा हुआ है ये मुझे भी मालूम नहीं था। थोड़ा कैश रखा हुआ है ये मालूम था, लेकिन इतना सारा कैश मेरे घर में रखा हुआ है ये मालूम नहीं था। तो अर्पिता सहयोग कर रही है, अर्पिता के मार्फत काफी कुछ ईडी को पता भी चल रहा है, लेकिन पार्थ चटर्जी के मार्फत ईडी को बहुत कुछ अभी भी पता नहीं चल रहा है। ऐसे में पार्थ चटर्जी से और पूछताछ करने की जरूरत है। फुल कस्टडी की मांग भी ईडी की ओर से की जा सकती है। 14 दिन, पिछली बार 14 दिनों की मांग की गई थी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि कोर्ट और कितने दिन की मांग स्वीकार करता है दोनों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो मनी ट्रेल है उसका पूरा पता लगाना बाकी है। जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो अभी शुरू हुआ है, और ये काफी लंबा है, क्योंकि जो घोटाला हुआ है वो 2016 से हुआ है। ऐसे में जो वक्त है काफी लंबा वक्त है। जो मनी ट्रेल है उसमें और कौन कौन लोग हैं, किस तरह से उनके पास रुपया गया, कहां से रुपया गया, जरिया क्या था, इन सब बातों के बारे में अभी भी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। और जो रकम है, ईडी की ओर से पहले दिन ही कहा गया था अदालत में कि 120 करोड़ के आसपास का ये घोटाला है, तो उसमें अभी तक सिर्फ जो रकम मिली है वो 50 करोड़ के आसपास है। बाकी की बहुत सारी रकम भी अभी कहां गई, किसके पास है, किस तरह से उसको निपटाया गया, इन सब बातों का भी खुलासा होना अभी बाकी है। तो ऐसे में पूछताछ ईडी को जो लग रहा है कि अभी भी बहुत जरूरी है, और काफी कुछ इस मामले में अभी भी बाहर आना बाकी है। ठीक है, तो सबके जहन में यही सवाल है कि आखिरकार चीन क्या करने वाला है। विमान गरज रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव सावंत की ये रिपोर्ट देखिए। साई इंग-वेन जो राष्ट्रपति है ताइवान की, उन्होंने भी इशारा दिया है कि वो झुकेंगे नहीं चीन के आगे। तो ये चीन के लड़ाकू विमान हो
चीन के युद्धपोत हो। ये देखिए, जैसे ये एक युद्धपोत है, दक्षिण चीन सागर में और पूर्वी चीन सागर में, दोनों में एक बड़ी ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है चाइना का। तो चाइना अपने लड़ाकू विमान, अपने स्टेल्थ फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स और एम्फिबियस असॉल्ट की बात करके एक जगह, दो जगह, तीन जगह से नहीं बल्कि 6 जगह से ताइवान को घेर के लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रहा है। और 1 या 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए एक्सरसाइजेस चलेंगी। 4 तारीख से शुरू होंगी, 7 तारीख तक चलेंगी। और इसकी वजह से चीन ने यह दावा किया है कि जो सबसे पास ताइवान के जो एक्सरसाइज होगी, ये देखिए, ये बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां, ब्रिज लेइंग टैंक्स, ब्रिज लेइंग आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सब जा रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में। और चीन संदेश ये दे रहा है कि एक तरह से घेर लिया जाएगा ताइवान को। बिल्कुल वो एक स्ट्रैंगल होल्ड में डाल देंगे, गला दबा देंगे एक तरह से ताइवान का, कि बंदरगाह और एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे 4 तारीख से 7 तारीख तक। इस तरह की धमकी दे रहा है चीन। ये ताइवान है जो मेनलैंड चाइना से करीब 108 मील की दूरी पर है। और इस 108 मील की दूरी को किस तरह से चीन ताइवान को दबाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, हर दिशा में वो अपने जहाज लगाकर लाइव फायरिंग कर रहा है। और दक्षिण में केवल 9 नॉटिकल मील दूर ये लाइव फायरिंग होगी। यहां पर जो बंदरगाह है ताइवान के, वो बंदरगाह 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस तरह की धमकी ताइवान को आ रही है।